हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो 10 जून से शुरू हुए बैच में 15 जून तक एडमिशन जारी है और अभी चल रहे स्पेशल ऑफर का लाभ उठाकर 25,999 रुपए में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ विशेष विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये विशेष विषय आपके वैकल्पिक विषय के रूप में है जो कि मुख्य परीक्षा में बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। इन्हीं मुख्य परीक्षा से संबंधित विषयों पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जो फैकल्टीज़ हैं वो उपलब्ध हैं और जितने भी आयाम हैं उस पर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारे साथ में अभिनव सर हैं और मनोज सर हैं और इधर अमरेंद्र सर और विकास सर। तो हम सभी चारों लोग चारों अलग अलग विषयों के साथ चर्चा करेंगे। विषय भी अभी आपके पहचान में आ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे सर शुरू करना चाहता हूँ कि जो वैकल्पिक विषय हैं, पहले तो उनकी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करें और कौन कौन से 4 विषय हमारे उपलब्ध हैं सभी चारों फैकल्टीज़ के, उसका भी आप एक बार परिचय दे दीजिए। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे और मैं यूपीएससी के लिए जो वैकल्पिक विषय पढ़ा रहा हूं वो है PSIR को राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये बड़ा नाम है इसका, इसलिए इसको लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए इसे इस रूप में कहा जाता है, शॉर्ट में PSIR। यस, PSIR कहा जाता है। मेरे पड़ोस में बैठे हुए हैं विकास सर जो कि हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं एज ए वैकल्पिक विषय। इस तरफ बात करें तो मनोज सर हैं जो कि इतिहास पढ़ा रहे हैं वैकल्पिक विषय, और अभिनव सर हैं जो कि ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं जो वैकल्पिक विषय। तो यहाँ पे जो भी 4 फैकल्टी जिनका परिचय मैंने दिया, ये 4 वैकल्पिक विषय और यही हिंदी वर्टिकल पे 4 वैकल्पिक विषय उपलब्ध है। इसमें शुरुआत कैसे की जाए? एक नया स्टूडेंट हो, अगर 2024 तो क्या 2025 या 26 के लिए अगर कोई व्यक्ति शुरू कर रहा हो और उसे वैकल्पिक विषय चुनना हो, बिल्कुल, तो उसे क्या सोचना चाहिए, किस तरह से उस वैकल्पिक विषय को वो चुने? बिल्कुल सर, वैकल्पिक विषय के लिए आजकल जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके दिमाग में ये होता है कि पहले GS तैयार करेंगे, वैकल्पिक विषय बाद में देखेंगे। और मैक्सिमम मोस्ट आप देखेंगे प्रॉब्ली जितने भी स्टूडेंट हैं उनका यही रहता है कि पहले GS तो कर लें। तो ये एक गलत धारणा है। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं और आप देखेंगे तो समस्या क्या है स्टूडेंट की कि वो वेटेज देखता है GS का 1000 नंबर का, ऑप्शनल का 500 नंबर का, और इस पे वो डिसाइड कर लेता है कि सब कुछ GS है। लेकिन आप फाइनली जो रिजल्ट है वो आपका मेंस का रिजल्ट है, और मेंस का रिजल्ट में आप देखेंगे अगर वेटेज देख लेंगे तो वैसे आपको अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार मार्कशीट उठा के लोगों की देखिए तो आपको पता लगेगा कि 300-350 नंबर एवरेज आ रहे हैं GS में, और 300 नंबर तक ऑप्शनल भी आपको दे रहा है। तो 1000 में 300 नंबर और 500 में अगर 300 नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो वेटेज बराबर हो जाता है। इसलिए पहले तो मैं छात्रों को कहूँगा कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो GS के साथ साथ वैकल्पिक विषय को भी डिसाइड कर लें। अगर आप तुरंत नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो आप वीडियोस देखिए कि डिसाइड करने का तरीका क्या है, या अगर आप GS 1-2 महीना तैयार कर लेते हैं तो फिर ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि आपका वैकल्पिक विषय क्या है। जैसे 2025 के छात्रों के लिए अगर हम बात करें तो 2025 के जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको अपना GS दिसंबर तक जो मेंस वाला सेगमेंट है और PT के जो इन्फॉर्मेशन वाले सेगमेंट हैं वो तैयार कर लेने चाहिए। साथ ही साथ वैकल्पिक विषय की भी शुरुआत कर लेनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है दिसंबर या मिड जनवरी तक आपका वैकल्पिक विषय पूरा हो जाना चाहिए। तभी आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है अपने को पूरे डेडिकेशन के साथ 2025 के लिए लगा पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे सही समय 2025 के छात्रों के लिए वैकल्पिक विषय चुनने का यही है जी। तो जैसा आपको ये पता चला कि अगर हमको वैकल्पिक विषय नहीं शुरू से लेकर के चलेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैकल्पिक विषय का चुनाव आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान शुरुआत में ही कर लेना चाहिए। मनोज सर, आप वैकल्पिक विषय में इतिहास विषय ले रहे हैं, तो इतिहास विषय को चुनते समय कई सारे ऑप्शनल्स हैं, जैसे अभी हम लोगों ने 4 ऑप्शनल्स की बात करी या और भी ऑप्शनल्स हमारे पास में। इतिहास की तरफ स्टूडेंट को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका वो डिसाइड कैसे करें? इतिहास की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, देखिए सब्जेक्ट जो चूज करता है स्टूडेंट
वो करता है अपने इंटरेस्ट और कुछ अपने आसपास के लोगों के व्यूज़ के पॉइंट ध्यान रख करके। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतिहास की तरफ वो बच्चा जा सकता है अगर थोड़ा सा भी उसका इंटरेस्ट है तो। दूसरा, उसको जीएस में देखा जाए तो जीएस में लगभग उसको हिस्ट्री के सभी डायमेंशन पढ़ने ही होते हैं और उसमें भी फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों होते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंडीशन क्या है कि फैक्चुअल पोर्शन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, केवल कंसेप्चुअल पोर्शन की जरूरत पड़ती है। तो चाहे तो वो आराम से इस तरफ मूव कर सकता है, यानी कि जीएस से थोड़ा सा आसान ही पड़ता है ऑप्शन, अगर चाहे तो। बस यही है कि थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट हो और अच्छे तरीके से गाइड करने वाला टीचर हो तो फिर आसानी से उसको लिया जा सकता है। ठीक है, तो इतिहास आप इन आसान तरीक़ों से चुन सकते हैं। एक और विषय है जो आपकी ह्यूमैनिटीज़ से अलग है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो मैं आप ही से पूछता हूं सर कि ये टेक्निकल विषय है या फिर ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत रख सकते हैं अगर हम भूगोल विषय की बात करते हैं तो? पहले तो चीज़, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप एमएससी भी कर सकते हैं और आप इससे जो है वो एमए भी कर सकते हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट दोनों डायमेंशन में चलता है। बस बात है कि यूपीएससी के सिलेबस में इसे किस तरीके से दिखाया गया है। तो यूपीएससी में तो प्योरली इसे जो है वो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा अप्लाइड पार्ट नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये सब्जेक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली समझ के आधार पर, चीज़ों को इंटरेस्ट के आधार पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मतलब इसमें हार्डली कोई चीज़ होगी जिसे आपको रटना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, चीज़ें बहुत आसान है समझना, बस समझने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है प्री क्वालिफाई करना, तो प्री को सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। मतलब अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो आपका जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी आती है, इन्वायरमेंट आता है और जो रिलेटेड डायमेंशंस आते हैं अप्लाइड पार्ट, वो सारा कुछ इसमें कवर हो जाता है, यानी कि प्री को काफ़ी डोमिनेट करता है पहला बार। और दूसरी चीज़ है कि मेंस का जीएस पेपर 1 भी ठीक ठाक कवर हो जाता है और अपने आप में ऐसा 500 नंबर का सब्जेक्ट तो ये है ही। और उसमें भी इसमें एक अच्छी बात यह है कि पेपर में, जैसा सभी ऑप्शनल में है कि भाई 2 पार्ट में पेपर 1 एंड पेपर 2 डिवाइडेड है, इसका पेपर 2 काफ़ी ईजी होता है। इसमें इंडियन ज्योग्राफी होती है, तो इंडियन ज्योग्राफी ऐसे भी, भारत का भूगोल ऐसे भी बच्चा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही पढ़ चुका होता है, यानी कि पेपर नंबर 2 जो है वो काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाता है जीएस में। अब बात ये आती है कि आपको उसमें कुछ डेप्थ पर उतरना होता है और वो डेप्थ काफ़ी इंटरेस्टफुल होती है, इसीलिए क्योंकि यूपीएससी भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अपनी डेप्थ जो है वो समय के साथ इसमें बढ़ा रहा है। तो एक लाइन में अक्सर कहता हूँ कि जो चीज़ जीएस पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए यूपीएससी के प्री में करंट अफेयर होने वाली, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट पहले ही कन्वेंशनल पार्ट में पढ़ चुका होता है। इसके एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं कि यूपीएससी ने जो आज प्रश्न पूछा वो आज से 4 साल 5 साल पहले से ज्योग्राफी ऑप्शनल के कन्वेंशनल टॉपिक में है, तो इस कारण इसे चुनना चाहिए। पर इसमें एक चीज़ हमेशा है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए, पढ़ने की इच्छा शक्ति उस चीज़ को होनी चाहिए, तब उसके लिए वर्क करेगा। अदरवाइज़ अगर मन में ख्याल आ रहा है कबीर का और आप पढ़ रहे हैं हिमालय, तो फिर समस्या होगी। हाँ, तो देखिए सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी ज़रूर है, लेकिन सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी का है, सावधानी से चुनना चाहिए जैसा कि अभिनव सर ने बताया। और एक और विषय पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, हिंदी को लेकर के। हिंदी बेल्ट जो है हमारी, उसका काफ़ी क्रेज़ रहता है। तो वैसे तो बहुत आसानी से रुझान हो जाता है कि चलिए हम हिंदी से हैं तो हम हिंदी का ऑप्शनल ले लेते हैं, परंतु फिर भी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को? सर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हिंदी साहित्य चुनते समय क्या सावधानी? अगर आप हिंदी बेसिक लिख लेते हैं, बेसिक, सिर्फ मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत एक हवा बना दिया जाता है कि आपको हिंदी का ग्रामर जानना चाहिए, व्याकरण आना चाहिए। उस स्तर का व्याकरण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 जो खंड हैं इसके, 2 प्रश्न पत्र, दोनों के जो 2-2 खंड हैं, इनफैक्ट 3 खंड तो बिल्कुल ही ग्रामर से परे हैं। जो पहला प्रश्न पत्र 1 का खंड क है, थोड़ा बहुत उसमें बेसिक सी जानकारी चाहिए रहती है, बस उतना अगर आपको आता है, आप लिखते समय छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी की गलतियाँ नहीं करते हैं, आप हिंदी साहित्य ले सकते हैं। बस इतनी सी सावधानी है सर, तो बहुत छोटी सी सावधानी है और सिलेबस भी इसका बहुत छोटा सा ही है सर। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कुछ सहायता दिखा सकते हैं? सर बहुत दिखाते हैं, ये एक बड़ा पॉइंट है और एक अच्छा पॉइंट है सर आपका, क्योंकि
हिंदी साहित्य का अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखें, जैसे पहले स्टेट्स जैसे यूपी पीसीएस में भी आया करता था तो बहुत रिपीट आया करता था, सेम यूपीएससी के साथ में है, अगर वो रिपीट नहीं करता तो क्वेश्चन को कई बार घुमा के अपरोक्ष रूप से पूछ लेता है। तो पीवाईक्यूज बहुत हेल्पफुल रहते हैं सर हिंदी साहित्य में। ठीक है, तो हिंदी साहित्य को चुनते समय आप पीवाईक्यू का भी सहारा ले सकते हैं, और आपका हिंदी से क्या लगाव है ये भी बड़ा विशेष मायने रखता है। सर, पीएसआईआर की अगर हम बात करें तो 2 सेक्शन आपने पहले ही बताया कि एक तो नाम भी बहुत बड़ा है, भले ही हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है, पीएसआईआर कर दिया उसे, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर उनके दिमाग में जाता होगा कि यार ये बहुत बड़ा एरिया है, पूरी वैश्विक राजनीति को समझना, भारत की राजनीति के साथ कनेक्ट करना, ये हो सकता है कि व्यक्ति इसको अनएक्सेप्ट कर पाता हो, लेकिन क्या सहजता है उसमें, क्या सहजता है? सहजता की बात अगर हम करें तो अगर कोई भी स्टूडेंट पीएसआईआर को देखना चाहता है तो एक काम उसे करना चाहिए कि पीएसआईआर का सारा सिलेबस एक बार निकाल लेना चाहिए, और जीएस के जो मेंस के चारों पेपर के सिलेबस है उसको एक बार निकाल लेना चाहिए, और दोनों को साथ साथ रख के टॉपिक मिलाना चाहिए कि जीएस में जो टॉपिक पढ़ने हैं, मोटे मोटे सेगमेंट नहीं, इवन एकदम एग्जैक्टली जो टॉपिक पढ़ना है, अगर उसको मिलाएगा तो वो उसको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि पीएसआईआर का जितना सिलेबस है वो जीएस के 70% टॉपिक को कवर कर रहा है। मतलब इतना है, अगर कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा स्मार्ट है और वो ऑप्शनल पढ़ते समय जीएस को आसानी से कर सकता है। और शुरुआत में जब तैयारी होती थी 2 ऑप्शनल हुआ करते थे तो लोग जीएस नहीं पढ़ते थे, और जीएस नहीं पढ़ने के कारण जिनका ऑप्शनल होता था पीएसआईआर, उनका जीएस बहुत मजबूत हो जाता था। अगर हम पेपर की बात करें तो 2 सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट पेपर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स थ्योरी पूछी जाती है, ये फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट का हिस्सा है, और सेकंड पार्ट में पॉलिटी पूछी जाती है, नेशनल मूवमेंट। अब एक बार आप देखिए ये जो फर्स्ट पेपर पूरा है इसके सेगमेंट को, तो इसमें जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर्स हैं, ये आपको एथिक्स में पढ़ने होते हैं, और जो थ्योरी वाला पार्ट है, अगर आप एनसीईआरटी के 11-12 की पॉलिटी पढ़ते हैं तो वो पूरी की पूरी थ्योरी कवर हो जाती है। और आजकल कौन ऐसा स्टूडेंट है जो पॉलिटी का एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा है 11-12 का, तो उसका एक पेपर का एक सेगमेंट कवर हो गया। फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट में पॉलिटी है और नेशनल मूवमेंट है। अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी तो जीएस में पढ़ ही रहे हैं आप सेकंड पेपर में, तो पूरा का फर्स्ट पेपर तो पूरा कंप्लीटली जीएस हो गया। अब सेकंड पेपर की बात करते हैं, उसमें पहले वाले सेगमेंट में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आता है और सेकंड वाले सेगमेंट में केवल आईआर होता है, और आप जीएस के सेकंड पेपर में आईआर पढ़ रहे हैं बस। हाँ, जो जीएस का आईआर है वो थोड़ा कम है, जो ऑप्शनल का आईआर है वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी डेप्थ ज़्यादा है। तो इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको आप उल्टा करिए, ऑप्शनल पढ़िए, जीएस तैयार होगा, और जब जीएस पढ़ रहे हैं तो दोहराव होगा, और जीएस में जितने करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल आप आईआर के ऑप्शनल में कर लीजिए। तो देखा जाए तो ये आपस में जीएस और ऑप्शनल पीएसआईआर का इतना इंटरकनेक्टेड है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कोई भी विषय पढ़ें, आप 70% पीएसआईआर पढ़ ही रहे हैं, तो पढ़ने को तो आपको केवल 20% है। ठीक है, तो देखने में जो विषय लंबा चौड़ा होता है उस विषय में डेप्थ नहीं होती, गहराई नहीं होती, और जो विषय छोटा दिखता है उसमें गहराई होती है। तो वेट तो दोनों का बराबर है। अब लंबाई चौड़ाई हो या गहराई हो, समय बराबर लगते हैं। और अगर छोटा बड़ा विषय होता तो हम कहते कि पीएसआईआर 800 नंबर का होता, बाकी छोटे विषय 400 नंबर के, 300 नंबर के होते। सारे विषय के नंबर 500 हैं, इसका मतलब सबका वेट जो है वो क्या है, बराबर है। तो इसी कारण जो है ये जो लंबा विषय का या बड़ा विषय, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका फ़ायदा आपको मिलता है कि आपका जो जीएस है वो इससे बहुत हद तक कवर हो जाता है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे अभी आपको जानकारी मिली गई कि तकरीबन 60 से 70% पोर्शन आप ऑलरेडी तैयार करते ही हैं, चाहे आप ऑप्शनल में पीएसआईआर लें या ना लें। इसी में एक समय की चर्चा हुई थी अभिनव सर, जब हम लोग आप ज्योग्राफी वैकल्पिक विषय भी ले रहे हैं, तो वो जो आपका जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा अगर आप बताएं कि कितने समय में तकरीबन आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और उसमें और क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट को हम प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं या देते हैं? वैसे तो जो नॉर्मली ऑप्शनल के पेपर की लेंथ होती है, ड्यूरेशन की लेंथ होती है, जर्नी होती है, ये नॉर्मली 5.5 महीने के आसपास, 5 से 5.5 महीने हार्डली जो है समय लेता है। ऑप्शनल कोई भी हो, जैसा अमरेंद्र सर ने कहा कि अगर ऑप्शनल का साइज़ बड़ा है भाई, तो इसका मतलब है कि उसमें डेप्थ बहुत नहीं होगी। अगर ऑप्शनल का साइज़ थोड़ा छोटा है तो उसमें गहराई तक उतरना होगा, तो इसमें समय उतना ही लग जाता है। हाँ, टाइम एग्जैक्टली उतना ही लग जाता है। लगभग 5 से 5.5 महीने का कोर्स होता है, जिसमें वीकली टेस्ट इंक्लूड होते हैं,
और एक टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड होती है। वीकली टेस्ट तो होते ही हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है वो प्रोवाइड करी जाती है फैकल्टीज़ के द्वारा ही। और इवन इसमें एक ज्योग्राफी ऑप्शन में हमने ट्राई करा है कि हम नियर अबाउट 150 से 180 के बीच में स्टूडेंट को क्वेश्चंस क्लास में ही दे देंगे, और कोशिश ये होगी कि ये 200 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाए। और अगर ये 200 क्वेश्चन का जो थ्रेशोल्ड है, स्टूडेंट इससे अगर मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस जो है वो कर लेता है, तो संभावना ये रहती है कि चूँकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा करंट अफेयर की डिमांड नहीं करता, तो इस कारण अधिकांश चीज़ें जो है वो क्लास में ही क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस से वो कवर कर जाएगा। एक तो ये है कि क्लास में ही 200 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करा लें, और सेकंड है कि जो टेस्ट सीरीज़ होगी उसके माध्यम से चीज़ें और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। इसमें कुछ मेंटरशिप टाइप की भी अवेलेबिलिटी है? exactly, सभी ऑप्शनल में, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी भी, कि भाई जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, मान लीजिए कि मैं आपने जो है ज्योग्राफी ऑप्शन लिया, तो मैं आपको ज्योग्राफी ऑप्शन अगर पढ़ा रहा हूँ तो उसकी जो मेंटरशिप होगी वो जो है वो फैकल्टी ही प्रोवाइड करेंगे, यानी कि मैं ही जो है उन स्टूडेंट्स का मेंटर होने वाला। ठीक है, तो आपको ये विषयगत भी जानकारी मिली और ज्योग्राफी ऑप्शनल को सुन करके ये भी पता चला होगा कि ये सुविधाएं सभी ऑप्शनल में हिंदी में उपलब्ध हैं। मनोज सर, हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर बड़ा सब्जेक्ट होगा तो कुछ डेप्थ कम होने की संभावना हो सकती है, डेप्थ ज़्यादा होंगे तो सिलेबस कम होगा। इतिहास इसमें बड़ा संतुलन रखता है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, मतलब बहुत बड़ा विषय भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि कम गहराई वाला है। नहीं सर, बिल्कुल दोनों चीज़ें बहुत संतुलित हैं, बहुत अच्छे तरीके से संतुलित की गई हैं रियली में, कि कुछ एक पोर्शन हैं जो रियली में थोड़ी सी गहराई मांगते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो ये है कि जो सामने हैं केवल उसी का उतना ही विश्लेषण करना है, उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता उसमें नहीं होती। जी हाँ, जी हाँ। और यही वजह है कि स्टूडेंट इजीली कैच कर लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आप पढ़ते चले आए हैं सीधा सीधा जो किताब में है, जो चीज़ें हैं वही आपको समझना है, वही उसका विश्लेषण है। इसमें कई बार जैसे स्टूडेंट्स का सर क्वेश्चन भी रहता है कि हम जीएस तैयार कर रहे हैं, इतिहास उसमें भी हमें बहुत पढ़ना पड़ रहा है, ऑप्शनल के लिए कुछ अलग से हमें पढ़ना पड़ता है, कुछ अलग से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है हिस्ट्री पढ़ने के लिए? अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ तो जीएस से ऑप्शनल इजी पड़ जाता है तैयार करना। ठीक है। क्योंकि जीएस में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों पढ़नी पड़ती हैं, सिलेबस दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑप्शनल में कंडीशन ये होती है कि आपको गिने चुने टॉपिक रहते हैं, ठीक है। उन्हीं गिने चुने टॉपिक पर ही आपको डिस्कस करना होता है, उन्हीं को पढ़ना होता है। सारे टॉपिक इसमें जो जीएस के होते हैं वो पढ़ने ही नहीं होते। ठीक है। तो ये इस मामले में बहुत इजी हो जाता है कि बहुत लिमिटेड टॉपिक में हम कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि जब गिने चुने टॉपिक है तो उसमें बहुत ज़्यादा गहराई या बहुत ज़्यादा फैक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, केवल कंसेप्ट होता है, जो कि इतिहास में मैंने पहले भी बताता हूँ, बच्चों को बताया भी है, आप भी जानते हैं कि इतिहास में केवल एक ही चीज़ चलती है, वो है कि कोई भी घटना हुई तो क्यों हुई है, क्यों, और उसका इफेक्ट कैसे पड़ा है। ठीक। बस दो चीज़ें जो हैं, क्यों और कैसे, कर लेते हैं, मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है। तो इतिहास में भी उसी तरीके की चीज़ें हैं, आप जीएस के नॉर्मल साइज में आप उसको पढ़ते ही पढ़ते हैं, और वैकल्पिक विषय में थोड़ा समय ज़्यादा, थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा, और विश्लेषण तकरीबन उसी तरीके का रहता है। सर, हिंदी को लेकर के अगर हम ये पूछना चाहें कि जब आप ऑप्शनल पढ़ा रहे होते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, तो कितना लंबी क्लास चलती है और तकरीबन कितने आवर्स में आप उसके पूरे कोर्स को कंप्लीट करा देंगे जो आप क्लास में लेते भी हैं? और इसके साथ साथ आपकी बच्चों के साथ क्या इंटरेक्शन रहते हैं कि जब, क्योंकि हिंदी तकरीबन आप देखिए कि 12वीं या 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चे छोड़ ज़रूर देते हैं और उनको ये लगता है कि हम तो हिंदी बेल्ट के हैं, आसानी से कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अलग से ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं अपने क्लास में शिक्षण के दौरान? जो हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र 2 है, उसमें खंड क में हम निराला को पढ़ते हैं। उनकी राम की शक्ति पूजा में एक लाइन है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना। उतना ही मौलिक ये विषय है और पढ़ाते समय भी हमको उतनी ही मौलिकता से आगे बढ़ना रहता है। 3 घंटे का हमारा सेशन रहता है, जो कक्षा रहती है डेली, सोमवार से शुक्रवार रहती है, और लास्ट के आधे घंटे या 15 मिनट हम लोग डाउट सेशन, डेली डाउट सेशन रहता है। जैसा भी अभिनव सर ने बताया कि जो मेंटरशिप होती है वो फैकल्टी की होती है। हम क्या करते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज है डिज़ाइंड, PYQ हम डिस्कस करते हैं, जो टॉपिक खत्म हुआ उसके PYQs हुए, PYQs हमने कराए, सैम्पल PYQs कराए, बच्चों को करने को दिए,
अपनी मेल आईडी पे या जो हमारे ऑफिशियल मेल आईडी रहती है उस पर हम उससे उत्तर लेते हैं, या जैसे हम कोई टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल बना लेते हैं उस पर उत्तर लेते हैं, और उनकी मात्राओं से लेके शब्द तक हर चीज़ पे ध्यान देते हुए फिर जो नेक्स्ट क्लास होती है या कई बार मेल के द्वारा ही रिप्लाई करके बताते थे कि भाई ये चीज़ें हैं, इन पे आपको काम करनी है। 3 घंटे की कक्षाएं हैं, टोटल देखा जाए तो लगभग 400 प्लस घंटे का ये कोर्स होता है। और अमूमन जो सभी वैकल्पिक विषयों का टाइमलाइन है वही इसका भी है। स्टडी आईक्यू में एक अच्छी बात क्या है सर, जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि टेस्ट सीरीज का भी विधिवत डिस्कशन होता है। जैसे अभी अभिनव सर बता रहे थे कि हम लोग 150-200 क्वेश्चन का पूल देते हैं। कोशिश ये रहती है सर कि डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन जाए, या एटलीस्ट मान लीजिए अगर जैसे समय मैं कबीर पढ़ा रहा हूँ और कबीर से ही शुरू होने वाला है, जो हमारा जो नया बैच 17 जून से शुरू हो रहा है वो कबीर से ही शुरू होने वाला है। कबीर जहाँ पे खत्म हुए, कबीर से जुड़े जितने क्वेश्चन आए हैं आज तक पूरे स्पेक्ट्रम में, उन सभी प्रश्नों पे एक सिंहावलोकन हमारा होता है, बच्चों से पूछा जाता है, उसका रिप्लाई होता है। अमूमन सभी फैकल्टी इसी को पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो 200-250 क्वेश्चन अलग से प्लस हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो, और इन सब पे डिस्कशन। तो ये सर फ्रेम रेफरेंस रहता है सर इसका। सारे वैकल्पिक विषयों में इसी प्रकार का फ्रेम रहता है, जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे 2.5 से 3 घंटे की क्लास करते हैं। उसके बाद टॉपिक खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और सबसे अच्छी और सबसे यूनिक बात जो अभी सर ने भी बताई, और वो ये है कि आप अपने फैकल्टी से, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, उन्हीं से मेंटरशिप भी प्राप्त करते हैं। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी। अंत में जाने से पहले अभी आज 15 तारीख है, और आज कुछ विशेष चीज़ें हैं जो ऑप्शनल परचेज करने पे कोई भी व्यक्ति अगर परचेज करेगा तो उसे कुछ छूट मिलेगी। विकास सर, आप अगर उन छूट के बारे में बता पाएं। सर, सक्सेस पक्का ऑफर सेल चल रही है स्टडी आईक्यू में। आज 15 जून है, आज मध्य रात्रि तक ये सेल अवेलेबल रहेगी। आपको studyIQ.com विजिट करना है। वहाँ पे राइट हैंड साइड में आप ऑप्शनल का सेक्शन देखेंगे और ऊपर स्टोर का सेक्शन है। दोनों सेक्शन में जाके आप सभी फैकल्टी के रेस्पेक्टिव कोड्स का अगर प्रयोग करेंगे, और मैं सर इस बात को क्लियर कर दूं कि ये सेल न भूतो न भविष्यति वाली है। इतना कम पे अभी तक तो स्टडी आईक्यू में ऑप्शनल हम नहीं दे पा रहे थे, और इस छूट का लाभ उठाएं। स्टडी आईक्यू में जाके आप 13,999 यानी लगभग 14,000 रुपये में सभी ऑप्शनल को, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, PSIR और हिंदी साहित्य को, जो उसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसको चूज कर सकते हैं। आज मध्य रात्रि तक ये सेल रहेगी, तो देर नहीं करनी है। और ये बैच आपका जो है 17 तारीख से शुरू होगा। आज जिस बैच को आज आप परचेज करेंगे वो 17 जून से शुरू हो रहा है, और सारे ऑप्शनल का लगभग टाइम एक ही है, वो 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में चलता है। ठीक है, तो आपको वैकल्पिक विषय की जानकारी में ये भी पता चल गया कि आज अगर आप वैकल्पिक विषय के कोर्स को परचेज करते हैं तो उसमें काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी फैकल्टी का कोड यूज़ करना है। 1 बजे दोपहर से 17 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आशा करते हैं कि आप सब लोगों के ऑप्शनल को लेकर के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मुलाकात होगी आप सभी लोगों से इन्हीं ऑप्शनल विषयों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, PT और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो 10 जून से शुरू हुए बैच में 15 जून तक एडमिशन जारी है, और अभी चल रहे स्पेशल ऑफर का लाभ उठाकर 25,999 रुपए में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।